हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल वाले हियर। दोस्तों, आज का लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के ऊपर। ठीक है, तो ये लेक्चर किस किस के लिए है? जो भी स्टूडेंट्स जेई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या एई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, या बीटेक कर रहे हों या पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स हों, ठीक है, उन सब के लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड एक डिज़ाइन मेथड है। इसके अलावा हमारे पास दो मेथड और होते हैं, एक अल्टीमेट लोड मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, अल्टीमेट लोड मेथड तो यूज नहीं होता, उसकी जगह पे हटा के क्या कर दिया, लिमिट स्टेट मेथड ही आजकल डिज़ाइन में यूज होता है और सबसे अच्छा मेथड भी वही है जो कि यूज होता है। लेकिन हमको वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी पढ़ना है, तो आज हम इससे शुरुआत कर रहे हैं। और ये लेक्चर ये जो मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में 2-3 लेक्चर में, यानी कि छोटी छोटी वीडियो 15-15-20 मिनट की वीडियो में 3-4 वीडियो में इसको मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से, और इसकी आपको नोट्स भी दे दूंगा। तो आप को क्या करना है, ये लेक्चर आपको देखना है पूरा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, हम इस मेथड के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो है इसके अंदर की मॉड्यूलर रेशो क्या होता है। ठीक है, अजम्पशंस देखेंगे फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, एंड फिर सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद अंडर इन्फोर्स्ड, ओवर इन्फोर्स्ड एंड बैलेंस सेक्शन, जो 3 टाइप के सेक्शन बनते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको कराऊंगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे, यानी कि 3-4 न्यूमेरिकल मैं आपको यहीं पे करा दूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी काम आएगा और एसएससी जेई के लिए कन्वेंशनल में भी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड को। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें मॉड्यूलर रेशो। ठीक है, तो देखिए मॉड्यूलर रेशो क्या होता है। ये जैसे कि हमको नाम से पता चल रहा है, रेशो, ये एक रेशो है किस किस का, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, इनके बीच का रेशो है। यानी कि अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ स्टील टू द रेशो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि यंग ईसी क्या है, ES यंग मॉडुलस ऑफ स्टील एंड EC यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब ES की वैल्यू जो है फिक्स होती है, कितनी होती है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है फॉर एनी ग्रेड ऑफ स्टील। देखिए, स्टील का चाहे कोई भी ग्रेड हो, उसके लिए यंग मॉडुलस ऑफ स्टील की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। यानी कि स्टील का ग्रेड चाहे Fe 250 हो या Fe 415 हो या Fe 500 हो, स्टील का कोई भी ग्रेड हो, इसकी यंग मॉडुलस की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर ES की वैल्यू फिक्स है तो EC की वैल्यू देखते हैं क्या होता है। EC यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो होती है वो हर एक ग्रेड के लिए अलग अलग होती है। उसके लिए निकालने के लिए हम ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, देखते हैं उसको। तो EC की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, EC की वैल्यू होती है 5700 रूट में FCK। FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 के अकॉर्डिंग होती है ये। ठीक है, 5700 रूट में FCK अकॉर्डिंग टू IS 456 1978। ठीक है, ये IS 456 क्या है, ये जो है स्टैंडर्ड कोड है हमारा आरसीसी का, जो हम इसमें फॉलो करते हैं आरसीसी के लिए। ठीक है, लेकिन अब ये वैल्यू यूज नहीं होती है। उसके बाद कोड में एक अपडेट हुआ है जिसे ये वैल्यू को बदल दिया गया है। तो इसको अब क्या कर दिया है, इसको कर दिया है 5000 रूट FCK। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू जो है IS 456 2000 के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे IS 456 2000 क्या है, ये एक IS कोड है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456 नंबर एंड 2000 में इसका जो है मॉडिफिकेशन हुआ बाद में। ठीक है, इसलिए इसको IS 456 2000 कहते हैं। ठीक है, FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। जैसे कि FCK हमको कैसे पता चलता है किसी भी ग्रेड का कंक्रीट हो, अगर जैसे अगर हमारे पास ग्रेड कंक्रीट का M25 है तो उसकी FCK की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी।
अगर हमारे पास M15 ग्रेड है तो FCK की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम जो है FCK की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब FCK की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको सीधा क्या मिल जाएगी, EC की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ES की वैल्यू फिक्स थी जो हमारे पास 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², है। एंड EC की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड्यूलर रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मॉड्यूलर रेशियो को भी हमारे पास 2 टाइप होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक होता है शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशियो और एक होता है लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर रेशियो। ठीक है, तो एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ES/EC, ये जो मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कितना होता है, 2 × 10⁵ EC की वैल्यू, ES की वैल्यू होगी और EC की वैल्यू क्या होगी, 5000 रूट में FCK। ठीक है, तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशियो। और लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर रेशियो के जो फॉर्मूला होता है वो भी सेम ही होता है, ES/EC होगा। ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला। अब इसमें ES की वैल्यू पुट कर दी हमने 2 × 10⁵, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड EC की वैल्यू क्या होती है, 5000 रूट में FCK। ठीक है, अपॉन 1 + थीटा, 1 + थीटा इसमें और इससे डिवाइड करना है EC में। ठीक है, ये थीटा क्या है, ये है क्रीप कोफिशिएंट। क्रीप कोफिशिएंट के बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी आप समझिए कि लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर रेशियो ये होता है और शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशियो ये होता है। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशियो में जो है क्रीप को कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए इसमें कोई थीटा की वैल्यू नहीं है। क्रीप इज नॉट कंसिडर्ड इन द शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशियो। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर रेशियो में क्रीप इज फुल्ली कंसिडर्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्रीप क्या होता है। देखिए, क्रीप एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, क्रीप इज कॉज्ड अंडर सस्टेन्ड लोडिंग। ठीक है, सस्टेन्ड लोडिंग का मतलब है कि क्रीप जो है, सस्टेन्ड लोडिंग का मतलब कि हमने किसी ऑब्जेक्ट किसी मेंबर पर लोड लगा दिया कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए। जैसे ये कोई मैंने एक मेंबर लिया, यहाँ से फिक्स कर दिया इसको। ठीक है, और इसको क्या करा मैंने, यहाँ से P लोड से खींचा इसको। ठीक है, तो क्या होगा, लंबे समय तक अगर मैंने इसको खींच के रखा तो इसमें थोड़ा सा क्या आएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन हम लोड बढ़ा नहीं रहे हैं, P लोड ही है और उसकी वजह से क्या, लोड तो बढ़ नहीं रहा लेकिन स्ट्रेन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ साथ। तो इसी को हम कहते हैं क्रीप। ठीक है, तो मैंने इसकी डेफिनेशन भी प्रॉपर लिख दी है। इट इज़ सीन दैट व्हेन कॉन्क्रीट इज सब्जेक्टेड टू सस्टेन्ड लोडिंग, स्ट्रेन कीप्स इंक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, इवन नो विदाउट एनी इंक्रीजिंग इन द लोड, यानी कि हम लोड हमने जो P लगा दिया, हम उस P लोड को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, P ही है, लेकिन समय के साथ साथ क्या हो रहा है, इसमें स्ट्रेन बढ़ती जा रही है, जिसको हम बोलते हैं क्रीप। ठीक है, तो क्रीप समझ में आ गया, क्रीप क्या होता है। तो हमने शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशियो देखा, लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर रेशियो को देखा। ठीक है, अब लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको यही फॉर्मूले यूज करके हमको जो है मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू निकालनी है। अब IS कोड ने क्या बोला है कि इतना मत कीजिए, उन IS कोड ने जो है एक शॉर्ट फॉर्मूला दिया है मॉड्यूलर रेशियो का। वो क्या है, वो होता है M = 280/3 सिग्मा CBC, यानी कि ये IS कोड ने रिकमेंड किया है। अब वो फॉर्मूला हमको देखने की जरूरत नहीं है, ये उसी में से बना के शॉर्ट में ये फॉर्मूला दिया है, यानी कि M की वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या होता है, 280/3 सिग्मा CBC, यानी कि अगर हमको सिग्मा CBC की वैल्यू पता रहे तो हम क्या कर सकते हैं, फटाक से मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सिग्मा CBC क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, सिग्मा CBC परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इन बेंडिंग इन न्यूटन पर mm²। ठीक है, सिग्मा CBC की वैल्यू होती है। सिग्मा CBC कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमको अगर कोई कॉन्क्रीट का ग्रेड दे दिया, जैसे M15 दे दिया, अब इसके लिए सिग्मा CBC की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो सिग्मा CBC की वैल्यू जो निकलेगी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। कॉन्क्रीट के लिए 3 यूज करते हैं एंड स्टील के लिए कितना, 1.78 यूज करते हैं। तो सिग्मा CBC की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, FCK अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना यूज किया वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, 3, तो इसलिए 3 से। ठीक है, तो FCK की वैल्यू क्या है, 15 है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो 15/3 करेंगे तो आ जाएगा कितना, 5। तो सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी आ गई, 5 न्यूटन
पर mm², किसके लिए, M15 ग्रेड के लिए, ठीक है। ऐसे ही सब ग्रेड के लिए हम निकाल सकते हैं 3 से डिवाइड करके, ठीक है। M20 के लिए 7 न्यूटन पर mm², M25 के लिए 8.5 न्यूटन पर mm², M30 के लिए 10 न्यूटन पर mm²। कैसे आई, 20 को डिवाइड करना है 3 से, 25 को डिवाइड करना है 3 से, 30 को डिवाइड करना है 3 से, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएंगी। अब इनको न्यूमेरिकल में भी यूज होगा, ठीक है। अब ठीक है, स्टील के लिए भी परमिसेबल वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे कॉन्क्रीट के लिए निकाल लिया हमने। स्टील के लिए जो परमिसिबल वैल्यू होती हैं वो स्टील के, देखिए ग्रेड जो है Fe 250 को डिवाइड करेंगे हम 1.78 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 140 न्यूटन पर mm²। 415 को भी डिवाइड करेंगे 1.78 से, तो आ जाएगा 230 न्यूटन पर mm²। ऐसे ही 500 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 275 न्यूटन पर mm², ठीक है। अगर डिवाइड करके वैल्यू आपने जो है इतनी नहीं आ रही है तो ये हमने कोड के हिसाब से है, ठीक है, इतनी राउंड ऑफ करके वैल्यू को मानना है, ये IS कोड ने बताया हमको, ऐसे ही इसमें, ठीक है। जैसे इसको डिवाइड करके 6.66 आएगी, ठीक है, तो इसको 7 मान लेते हैं, ठीक है। IS कोड ने बताया कि इसको आप पूरा मान लीजिए। देखिए हमने मॉड्यूलर रेशो के 3 फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला क्या, जो IS कोड ने हमको रिकमेंड किया है, M = 280/3 सिग्मा CBC, एंड दूसरा शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशियो M = 2 × 10⁵ √5000 ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला ये है, जिसमें क्रीप को हम फुली कंसिडर करते हैं, जो थीटा होता है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि M25 ग्रेड है, ठीक है, M25 ग्रेड है, इसके लिए इनकी वैल्यू निकाले तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि IS कोड ने रिकमेंड किया है जो फॉर्मूला, अगर उससे निकालना चाहें इसकी वैल्यू तो कैसे निकलेगी, तो कुछ नहीं, इसमें पुट कर दीजिए 280/3 सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी है, M25 के लिए मैंने पीछे अभी बताया, सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी, 8.5, ठीक है। 8.5 मैंने पुट कर दिया, तो उसको मैं अभी कैलकुलेट कर लूँगा। उससे पहले देखिए ये सोल्व कर लेते हैं। अगला शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशियो, इसमें M25 के लिए इसे भी निकाल लीजिए, 2 × 10⁵ अपॉन में 5000 √FCK की वैल्यू कितनी है, 25 है M25 ग्रेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 25 हमने पुट किया, इसको भी कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। अगला है लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है। लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर रेशियो हमें निकालना 1 ईयर के लिए, ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है थीटा की वैल्यू हम कहाँ से लाए, ठीक है। इसको फॉर्मूला के पहले और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10⁵ अपॉन में 5000 √FCK, इसको ऊपर ले जाकर लिख सकते हैं 1 + थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमें टेबल में दी हुई है कोड में, वही मैं टेबल आपको बता देता हूँ। देखिए थीटा की वैल्यू के लिए जो टेबल है IS कोड में वो है ये है एज एट लोडिंग, इधर लिखा है मैंने, इधर क्रीप कोफिशिएंट थीटा लिखा है, ठीक है। तो अगर 7 दिन के लिए वैल्यू हमको निकालनी हो तो होगी थीटा की वैल्यू 2.2। अगर 28 दिन के लिए पूछा गया है तो थीटा की वैल्यू आप रखिए 1.6, एंड 1 ईयर के लिए पूछा गया है तो थीटा की वैल्यू आप लिखिए 1.1, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम सिंपली निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2 × 10⁵ अपॉन में 5000 रूट में FCK की वैल्यू क्या है, 25 है, क्योंकि ग्रेड जो है हमारा 25 है, इंटू 1 + थीटा की वैल्यू 1 ईयर के लिए निकालनी है। तो 1 ईयर के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1.1, ये देखिए टेबल में यहाँ पे, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे 1.1 आप पुट कर दीजिए और इसको सोल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इनको कैलकुलेट कर देता हूँ मैं, कितना आ रहा है ये आ रहा है 10.98, और दूसरा देखते हैं, ये आ रहा है मॉड्यूलर रेशियो 8, शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है। आप देखते हैं लॉन्ग टर्म मॉड्यूलर रेशियो को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ रहा है अपना 16.8, ठीक है। तो मैंने इनको कैलकुलेट करके भी आपको बता दिया। अब हम इसमें देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि यूज ऑफ मॉड्यूलर रेशियो, यानी कि इस मेथड में मॉड्यूलर रेशियो का आखिर यूज है क्या, ठीक है। तो देखिए मैंने ये एक मेंबर बनाया है और इसको फिक्स किया है इधर से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पर एक लोड P लगाया है, ठीक है। अब P लोड लगाया है तो ये खींचेगा, ठीक है, P लोड लगाया तो ये खींचेगा। अब ये मैंने कॉन्क्रीट और
स्टील का बनाया है, ठीक है, आरसीसी का, यानी कि आरसीसी का मेंबर बनाया है। तो ये जो मैंने ये लाइन जो है ये स्टील है, इसमें स्टील दिखाया है, और बाकी सब क्या है इसमें कंक्रीट फिल है, ठीक है, चारों तरफ से कंक्रीट है इसमें, ठीक है। अब लोड लगाया पी, तो क्या होगा, देखिए अगर इसको हम इस साइड से देखेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये दिखेगा, ये इसमें स्टील बार्स हो गए और ये बाकी सब क्या हो गया, कंक्रीट हो गया, ठीक है। अब इसमें ये जो स्टील बार्स का एरिया मैंने बोल दिया AST, कि इसमें AST इतना एरिया इसमें स्टील का है और बाकी बचा किसका, कंक्रीट का है। AC से मैंने एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है, AC से डिनोट किया है, ये मैंने लिख भी दिया, AC एरिया ऑफ कंक्रीट, AST एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। अब मैंने इस पर जब लोड लगाया, ये खींच रहा है, तो क्या होगा, इसमें कुछ स्ट्रेन होगा, ठीक है, स्ट्रेन होगा इसमें कुछ, तो जितना स्ट्रेन स्टील में होगा उतना ही कंक्रीट में होगा जब ये खींचेंगे, ठीक है, यानी कि जितना स्टील खींचेगा उतना ही कंक्रीट खींचेगा, क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड परफेक्ट है, ठीक है। तो देखिए जितना स्ट्रेन जो है स्टील में होगा उतना स्ट्रेन किस में हो गया, कंक्रीट में होगा, यहाँ तक सही है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो ई आ गया, ई क्या होता है, यंग मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ से ये सिग्मा क्या है, स्ट्रेस है, और ये स्मॉल ई है, स्ट्रेन से मैंने स्ट्रेन है, ठीक है, मैंने दिखाया इसको। तो स्मॉल ई की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी सिग्मा ई बाई एम, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन बन गई है कि ई की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाई ई, ये देखिए यहाँ पे, लेकिन ये स्टील का स्ट्रेन तो यहाँ पे ST लिख सकते हैं कि ये स्ट्रेस जो है स्टील में है, और यंग मॉडुलस भी किसका, स्टील का। ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम ये सिग्मा CBC, क्योंकि स्ट्रेस जो है कंक्रीट में कितना होता है, सिग्मा CBC स्ट्रेन, ठीक है। अब एंड डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ST इक्वल टू हो जाएगा ES अपॉन EC आई इंटू सिग्मा CBC, ठीक है। देखिए ES अपॉन EC आपने क्या पढ़ा था, मॉडुलर रेशियो, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं M टाइम्स सिग्मा CBC। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आगे यूज होगा। इसको आप देखिए मॉडुलर रेशियो का यूज यही है कि इससे हमने क्या निकाला, ये कि इसमें एक रिलेशन बना रहा है, किस में, सिग्मा ST में, सिग्मा CBC में। देखिए सिग्मा ST क्या है, स्ट्रेसिस इन स्टील एंड इज इक्वल टू M टाइम्स स्ट्रेसिस इन कंक्रीट। अब इससे क्या, यानी कि जितना स्ट्रेस कंक्रीट में आएगा, अगर उसको हम मॉड्यूलर रेशो M से मल्टीप्लाई कर दे तो उतना स्ट्रेस जो है स्टील में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इनके बीच में क्या संबंध दिखा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। अभी आगे इसका बहुत यूज होने वाला है। देखिए अगर स्ट्रेस इन कंक्रीट जो है 10 है, ठीक है, और मॉड्यूलर रेशो की वैल्यू 8 है, तो स्टील में कितना स्ट्रेस हो गया, 80, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल से आपको बताया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इक्विवेलेंट एरिया, ठीक है। इक्विवेलेंट एरिया का मतलब हुआ कि जो एरिया स्टील का है, ठीक है, उसको भी हमको किस में, कंक्रीट में बदलना है, जिससे कि क्या हो जाएगा, एक सेक्शन ऐसा बन जाएगा जिसमें पूरा कंक्रीट हो जाएगा। तो उसके लिए हमको चीज़ों को फाइंड करना आसान होगा, तो वही हम करने वाले हैं इक्विवेलेंट एरिया में। तो इक्विवेलेंट एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमने लोड जो P लगाया था वो कंक्रीट पे भी लगा था और स्टील पे भी लगा था। ये देखिए P जो लोड लगाया था एक साथ दोनों को खींच रहा है, कंक्रीट को भी खींच रहा है और स्टील बार्स को भी खींच रहा है, ठीक है। तो लोड का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। कहाँ से आया ये, देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूले से आया। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एरिया, तो यहाँ से हो गया ये लोड का फॉर्मूला हो गया स्ट्रेस इनटू एरिया। तो P लोड जो है कंक्रीट पे भी लगा और स्टील पे भी लगा। तो अब जो P लोड का जो फॉर्मूला होगा कंक्रीट के लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। तो कंक्रीट के लिए स्ट्रेस क्या हो जाएगी, सिग्मा CBC, एंड एरिया क्या हो जाएगा कंक्रीट का AC, ठीक है, प्लस और PS यानी कि लोड जो लग रहा है स्टील पे उसका जो हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्टील में कितना स्ट्रेस है, सिग्मा ST इनटू, और एरिया कितना है स्टील का, AST, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे,
सिग्मा CBC इंटू AC प्लस, अब देखिए सिग्मा ST का मान हमने यहाँ से निकाल रखा पहले ही, क्या, M सिग्मा CBC, तो यहाँ पे M सिग्मा CBC रखेंगे और इंटू करेंगे AST, ठीक है। यानी कि अब सिग्मा CBC यहाँ पे से कॉमन है तो निकाल लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचा AC प्लस MAST, ठीक है। ये फॉर्मूला जो आ गया, ये आ गया इक्विवेलेंट एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ कंक्रीट एंड एरिया ऑफ स्टील ये है, ठीक है। तो एरिया ऑफ जो इक्विवेलेंट एरिया जो आया ऑफ कंक्रीट, वो आया इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट कितना आया, AC प्लस MAST, ये है, इसको याद रखना है हमको, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट। एक चीज़ ये देखिए, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ स्टील इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, यानी कि स्टील का एरिया अगर हम कंक्रीट के टर्म में देखें तो कितना होगा, जो स्टील का एरिया होगा उसको M से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो कंक्रीट का एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो कंप्लीट किया है वो किया है मॉड्यूलर रेशियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम अजम्पशंस देखेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के, और फिर ये जो बाकी बचे हैं टॉपिक है उन्हें भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो लाइक प्लीज़ करना। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अजम्पशंस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड।